जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के आप लोगों के लिए कक्षा 10th हिंदी के अति महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। और प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन होंगे टोटल यहीं से आने वाले हैं, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है वो टोटल 3 घंटे और 15 मिनट के होने वाले हैं, और जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100 नंबर का होने वाले हैं। तो इस वीडियो में टोटल हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और बिल्कुल यहीं से आने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर षष्ठ कोण वाले जो स होते हैं, वर्ण यानी कि उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यानी कि इस जो स का उच्चारण स्थान होता है ना, वो क्या होता है कि मूर्धा होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि जो हमारा स होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है, मूर्धा होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ह्रस्व यहाँ पर स्वर है। तो ह्रस्व मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो कि यहाँ पर छोटा होता है, और दीर्घ मतलब क्या होता है कि बड़ा होता है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ह्रस्व स्वर है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ह्रस्व स्वर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अ हमारा क्या होता है, ह्रस्व स्वर होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर योजक चिन्ह है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर पता भी होगा कि यहाँ पर योजक चिन्ह जो होता है हमारा कैसे होता है प्यारे बच्चों, कि योजक चिन्ह जो हमारा होता है माइनस की तरह होता है। तो देखिए माइनस कहां पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जिसको हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है प्यारे बच्चों, तो यहां पर देखिए शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, तो विलीन यहां पर क्या हो जाएंगे, शुद्ध शब्द हो जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोग को ध्यान से देखना है, और बिल्कुल यहाँ पर कम समय में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास यानी कि पूर्ण से यानी कि अल्प मात्रा में निकलने और जिनमें क्या है कि हकार यानी कि जैसे ध्वनि नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि अल्प प्राण उसको कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्ण से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें यहाँ पर हकार यानी कि जैसे ध्वनि नहीं होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कि अल्प प्राण कहते हैं, यानी कि जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, कि ए हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रकार का एक परिभाषा है बच्चों, यहाँ पर अच्छे से आप लोग को याद रखना है। तो चलिए आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व यहाँ पर हो तब वहां पर क्या कहलाती है। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि युग्मक ध्वनि उसको कहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखिए कह रहा है कि महोत्सव यानी शब्द का संधि विच्छेद होंगे। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि मोह पलोस उत्सव लगा देते हैं। नहीं, यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है प्यारे बच्चों, यानी कि मह प्लस उत्सव, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छे से आप लोग को याद रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि यसा प्लस यहाँ पर दा की जो संधि होगी, यानी कि इन दोनों के मिलने से कौन सा शब्द बनेगा प्यारे बच्चों। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यशोदा, यानी कि बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा कि यानी कि यसा प्लस दा का जो संधि विच्छेद किसका है, तो यह यशोदा का है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखिए कह रहा है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहां पर देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पो प्लस अन होता है। बहुत सारे बच्चे यहां पर क्या करते हैं,
+1 पर लगा देते हैं, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर नहीं होगा, एक गलती हो जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर पवन का जो हमारा संधि विच्छेद होगा +N हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पर देखिए 10वां हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले यानी कि विचार ले, तब यहाँ पर एकदम यानी टूट जाए तो वह किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो वहां पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो यानी कि जब हमारी लकारें क्या होती है कि टूटती हैं, तो वहां पर जिस विराम चिन्ह का उपयोग होता है, उस विराम चिन्ह का जो हमारा क्या होता है, वहां पर उसको पूर्ण विराम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम का मतलब होता है कि थोड़ा सा ठहराव, ठीक है ना। तो आगे चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है, यानी कि कीर्तन कौन सा लिंग है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए कीर्तन जो लिंग होगा ना, यहाँ पर कौन सा होगा, तो पुल्लिंग हो जाएगा। अच्छे से याद रखना है कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है प्यारे बच्चों कि कीर्तन यानी कि कौन सा यानी कि लिंग है, तो कौन सा लिंग है, यानी कि पुल्लिंग है प्यारे बच्चों। अच्छे से याद रखना है कि यानी कि कीर्तन जो हमारा कौन से लिंग का उदाहरण है, तो पुल्लिंग का उदाहरण है। तो आगे चलिए चलते हैं, आगे हमारा क्या दिया 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 में कह रहा है कि एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो एकता शब्द जो है किस लिंग का उदाहरण है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 12 को जो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यानी कि ए ही हो जाएंगे, यानी कि पुल्लिंग का ही उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तो कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा प्यारे बच्चों। बहुत सारे यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों यहाँ पर देखिए इसका गलती आंसर क्या बनाते हैं। तो इसका आंसर जानते हो क्या बनाते हैं यहाँ पर, यानी कि कुंजड़ी बना देते हैं। नहीं, इसका ए नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि कुंजड़ीन हो जाएगा इसका, यानी कि कुंजड़ा शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा उसका कुंजड़ीन हो जाएगा। इसको अच्छे से आप लोग को याद रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य आप लोग को बनाने के लिए एग्जाम में हर एक साल आता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। तो देखिए प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, इसका यही हमारा क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि परिणाम शब्द कौन सा उपसर्ग है, यानी कि परिणाम शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए परिणाम शब्द में हमारा जो उपसर्ग हो जाएंगे वो परि हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग कब लगता है प्यारे बच्चों, किसी भी शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय कब लगता है, तो किसी शब्द के बाद में लगता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखना है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में जरूर आएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे हमारा क्या दिया है कि गायक शब्द में प्रत्यय कौन है। मैं अभी आप लोग को बताया हूं कि प्रत्यय कब लगता है तो किसी शब्द के बाद में लगता है। तो यहां आप लोग को बताना है कि गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है प्यारे बच्चों। तो गायक शब्द में जो प्रत्यय है ना, यहां पर अक हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे यहां पर क्या लिख देते हैं, क लिख देते हैं। नहीं, यहां पर आप लोग देखिए गायक यानी कि यक यानी कि अ और क हो रहा है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएंगे, अक हो जाएंगे। इसको अच्छे से याद रखना है। यहां पर प्रत्यय उपसर्ग बताने में बहुत सारे बच्चे गलती भी करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 में कह रहा है कि रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती क्या करते हैं, मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि जो शब्द के प्रकार होते हैं ना, वो 3 प्रकार से यानी कि विभाजित किए जाते हैं। रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पन्न के आधार पर इसको अलग अलग भागों में क्या किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। लेकिन यहां पर पूछ क्या रहा है कि रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 भेद होते हैं। अच्छे से आप लोग को याद रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में यौगिक शब्द है। तो निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा है प्यारे बच्चों। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पीला हो जाएगा। यौगिक शब्द कौन सा है, तो पीला हमारा इसका राइट आंसर होगा। अच्छे से याद रखना है। तो चलिए फिर बच्चों आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आग। आग क्या है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर देखिए एक तद्भव शब्द है, इसको अच्छे से आप लोग को याद रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन
तत्सम शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है प्यारे बच्चों? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोर क्या है, एक तत्सम शब्द है। इसको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वाक्य कैसा है। तो कह रहा है कि राम ने पुस्तक पढ़ी। तो राम ने पुस्तक पढ़ी, यानी कि यह नहीं कह रहा है कि राम ने पुस्तक पढ़ चुका है, चाहे राम ने पुस्तक पढ़ रहा है। और पढ़ चुका है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कहने का मतलब कि बीत चुका है, यानी कि वो भूतकाल हो जाता। अगर पढ़ने वाला है तो यहाँ पर भविष्यत काल होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए वाक्य जो यहाँ पर कह रहा है कि राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर थोड़ा सा तो देखिए गलती नहीं करना है यहाँ पर। तो राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर काल हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर देखिए यानी कि पूर्व वर्तमान काल हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे? पूर्व वर्तमान काल हो जाएंगे। यानी कि पूर्व का मतलब अभी जस्ट यानी कि पहले, कुछ साल पहले पढ़ा है वह। यानी कि यह नहीं कह रहा है कि बहुत साल पहले पढ़ चुका है। राम ने पुस्तक पढ़ी, यानी कि अभी जस्ट वह पढ़ के क्या किया है, पुस्तक को बंद किया है। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे यहाँ पर क्या है कि हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में टोटल जो सर्वनाम के भेद होते हैं प्यारे बच्चों, वो कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। अच्छे से आप लोग को याद रखना है। तो हिंदी में सर्वनाम के जो टोटल भेद होते हैं वो 6 ही होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार से देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मोहन ने कुछ खाया। तो यहाँ पर देखिए मोहन ने कुछ खाया प्यारे बच्चों, इस यहाँ पर किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो देखिए मोहन ने यहाँ पर कुछ खाया। यहाँ पर यह नहीं कह रहा है कि मोहन ने कुछ खा रहा है, चाहे मोहन ने कुछ खा चुका है। मोहन ने कुछ, यानी कि मोहन ने कुछ नहीं खाया प्यारे बच्चों। यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर देखिए मोहन ने कुछ यहाँ पर नहीं खाया है। यहाँ पर बात कर रहा है कि मोहन ने कुछ नहीं खाया है। तो इस पूछ रहा है कि किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो किस सर्वनाम के उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम की क्या है, उदाहरण, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए आगे हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। आगे 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। तो कलम तोड़ने मुहावरे का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि बढ़िया लिखना है। बोलते हैं नहीं कि आज कलम तोड़ दिए, हम कलम तोड़ के लिखे हैं। तो इसका यही हमारा हो जाएगा, यानी कि कलम तोड़ के लिखने का मतलब होता है कि बढ़िया लिखना, बहुत अच्छे से हम लिखा है। तो कलम तोड़ कर लिखना मुहावरा का जो अर्थ होगा प्यारे बच्चों कि बढ़िया लिखना, ही नहीं कि कलम कूच देना, नहीं, इसका नहीं हो सकता है। तो आगे चलिए चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए हमारा क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। 25वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आंख के अंधे गांठ के पूरे लोक, यानी कि लोकेति का अर्थ क्या होगा? तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो अर्थ होगा ना, यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं कि इसका जो अर्थ होगा ना, कि मूर्ख यहाँ पर धनवान, यानी कि धन होते हुए भी क्या बनना, यानी कि मूर्ख बनना। ठीक है ना? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है 26 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है प्यारे बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि स्मरण। तो यहाँ पर देखिए संस्मरण है प्यारे बच्चों, जबकि स्मरण यहाँ पर होगा तो हमारा क्या होता, सही होता। लेकिन अशुद्ध है, संस्मरण है, जो कि हमारा बिल्कुल क्या है, गलत है, यानी कि अशुद्ध शब्द है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है यहाँ पर 27 नंबर में कह रहे हैं कि बिजली शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा? देखिए बिजली शब्द का जो परिवाची शब्द होता है वो क्या होता है, दामनी होता है। ठीक है ना? यानी कि बिजली शब्द, यानी कि परिवाची इसका जो होता है दामनी होता है। दामनी मतलब भी क्या होता है प्यारे बच्चों, बिजली ही होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए अयोधर किसका परिवाची शब्द है? ठीक है ना? अयोधर किसका परिवाची है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर देखिए अयोधर जो परिवाची शब्द होता है ना, वो किसका होता है, तो बादल का होता है। ठीक है ना? और यानी कि पयोधर है प्यारे बच्चों, देखिए अयोधर पढ़ा गया, यहाँ पर देखिए पयोधर है। पयोधर यानी कि किस शब्द का परिवाची शब्द है, तो बादल का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर कह रहा है कि कुटिल शब्द का विलोम शब्द है, यानी कि कुटिल शब्द का विलोम क्या होता है? कुटिल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आप लोग को अगर इनके शब्द पता होते हैं तो आप लोग अच्छे से बना देंगे। कुटिल का मतलब होता है कि थोड़ा सा हार्डली, तो हार्डली का मतलब क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ठीक है ना? तो यानी कि कुटिल शब्द का यानी कि जो विलोम होता है वो सरल होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ
क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो उसे जो हम लोग कहते हैं ना, नाम बोधक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम बोधक क्रिया कहते हैं, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आगे हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि राम यानी कि रामचरितमानस कौन सा संज्ञा है? तो रामचरितमानस कौन सा संज्ञा है प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले जान लीजिए कि रामचरितमानस में किसके बारे में लिखा गया है? तो राम जी की पूरी यानी कि जीवन कुंडली को लिखा गया है। और रामचरितमानस कौन से यहाँ पर संज्ञा है? तो अगर संज्ञा का बात करेंगे तो कौन सा संज्ञा है प्यारे बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखिए कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में क्या है? प्रविशेषण यानी कि क्या है? ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कश्मीरी सेव यानी कि सिंदूरी लाल होता है, ठीक है ना। इस वाक्य में प्रविशेषण यानी कि क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए प्रविशेषण क्या है प्यारे बच्चों इस शब्द में? तो इस शब्द में जो है ना यानी कि सिंदूरी यानी कि क्या है? यानी कि प्रविशेषण है, ठीक है ना। इसको अच्छे से याद रखना है। तो आगे चलिए चलते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? ठीक है ना। परिमाणवाचक यानी कि परिमाणवाचक विशेषण यानी कि किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों? इसमें से कौन सा शब्द है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे यानी कि 4 गज, ठीक है ना। 4 गज में साफ दिख रहा है कि 4 गज यानी कि परिणाम हुआ, यानी कि जिसमें कि संख्या का बोध होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आगे हमारा कह रहा है 34 नंबर में कि जिस समास में म विशेष यानी कि विशेषण अथवा उपमेय अपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो जिसका राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कर्मधारय समास उसे हम कहते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि सीताराम शब्द में कौन सा समास है? सीताराम शब्द में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? यहाँ पर देखिए सीता और राम, ठीक है ना। इसको अलग करेंगे तो सीता और राम, जिसमें कि संयोजक चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें कौन सा समास है? यानी कि ये हमारा द्विगु समास है, ठीक है ना। कौन सा समास है? यानी कि द्विगु समास नहीं हो सकता है, तो यानी कि कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी शब्द में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? तो जिसका राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता को यानी कि प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो जिसे को हम लोग यानी कि क्रिया विशेषण कहते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। आज्ञावाचक यानी कि आज्ञावाचक वाक्य का कौन सा यानी कि उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो जिसका राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि तुम क्या खाओगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि तुम क्या खाओगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आज्ञा लिया जा रहा है कि तुम क्या खाना चाहते हो। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या दिया है, यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रचना की दृष्टि से वाक्य में यानी कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के भी कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 40 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य कौन सा है प्यारे बच्चों? जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यदि तुम आओगे तो मैं आऊंगा जाऊंगा, ठीक है ना। यदि तुम आओगे तो मैं क्या करूंगा कि जाऊंगा, यही हमारा क्या है? मिश्र वाक्य है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि रात और संध्या के बीच की वेला, इस वाक्य खंड के लिए क्या शब्द है? यानी कि एक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इसके लिए जो एक शब्द है ना प्यारे बच्चों, वो क्या है? गोधुली है। यानी कि आप लोग का जो हिंदी का नाम है गोधली भी है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि रात और संध्या के बीच की बेला है, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? तो उसे हम लोग कहते हैं गोधली। एक शब्द है जो कि यानी कि दोनों को क्या करता है कि यानी कि दोनों को सम्मिलित करके रखता है। तो आगे चलिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए आगे हमारा क्या दिया हुआ है, यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिंता में रात भर जागना किस मुहावरे का
अर्थ है, यानी कि चिंता में रात भर अगर जाग रहा है तो किस मुहावरे का अर्थ होगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर होगा यानी कि घोड़ा बेचकर सोना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि घोड़ा बेचकर सोना। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शेर यानी कि शेर के समान बलवान किस पद यानी कि पदबंध का उदाहरण है? तो देखिए शेर के समान यानी कि बलवान किस पदबंध का उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विशेषण। विशेषण पदबंध का क्या है? उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे यहाँ पर देखिए यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता ने चिन्ह का उपयोग नहीं होता है? तो किसके साथ कर्ता ने यानी कि कर्ता ने यानी कि ने जो विभक्ति होता है इस चिन्ह का उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए किसके साथ नहीं होता है प्यारे बच्चों? तो यानी कि भूलना एक ऐसा शब्द है जिसके साथ यानी कि ने विभक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यानी कि एक या एक से अधिक अगर शब्द है उसका बोध करा रहा है, कराने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो उसको हम लोग जो कहते हैं ना उसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि वचन कहते हैं। तो वचन उसको कहते हैं, अच्छे से याद रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए माँ के बच्चों को यानी कि खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस काल यानी कि कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि माँ ने बच्चों को यहाँ पर खिलौने खरीदे। माँ ने यहाँ पर बच्चों के लिए क्या कर रही है? खिलौना खरीद रही है। तो इस वाक्य में जो कारक है कौन सा कारक है यही हम लोग को क्या करना है? बताना है। तो देखिए 46 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन यानी कि क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे यानी कि संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में यानी कि क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए, ठीक है ना, यही ना विभक्ति होती है इसकी। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आगे हमारा क्या कह रहा है यानी कि 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में यही कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति तथा यानी कि जाति प्रथा में भारत किसका एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? तो देखिए यानी कि किसका, जो भीमराव अंबेडकर जो लिखे इस चैप्टर को जाति प्रथा और श्रम विभाजन, वहीं से इस टॉपिक को लिया गया है। तो क्या इस माध्यम से बताना चाहते हैं प्यारे बच्चों? तो क्या है? बेरोजगारी का क्या एक माध्यम बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हमारे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में सेन साहब की, निम्नलिखित में यानी कि सेन साहब की एक बेटी का नाम क्या था? सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी प्यारे बच्चों? टोटल जो पुत्रियां थी वो 5 थी और एक लड़का था जिसका नाम था कासू। यानी कि लड़कियों को घर में जो कठपुतली बना के रखा गया था, आप लोग को अच्छे से इस कहानी को अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को अच्छे से याद होगा। और लड़का को यहाँ पर जो सेन साहब होते हैं वो क्या बनाना चाहते हैं कि इंजीनियर का उसमें देखते हैं, ख्वाब देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से सेन साहब की जो एक बेटी होती है वो यहाँ पर उस बेटी का क्या नाम होता है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर देखिए उस बेटी का जो नाम होता है ना, यानी कि 48 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे उसका नाम होता है शेफाली। ठीक है ना, आप लोग को अच्छे से याद होगा। यानी कि शेफाली जिसका कि अच्छे से जिक्र है इस बुक में, आप लोग पढ़े होंगे कहानी तो पता ही होगा। तो आगे देखिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है जितने भी क्वेश्चन अब आएंगे ना ये टोटल किताब से आने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि मैक्स मूलर रचित भाषा में, मैक्स मूलर रचित यानी कि भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की एक कौन सी विधा है? कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों मैक्स मूलर ने हम जो लिखे हैं कि भारत से हम क्या सीखे वह क्या है? यानी कि कहानी है, भाषण है, रेखा चित्र है या शिक्षा शास्त्र है? तो जो है ना प्यारे बच्चों ये भाषण है। आप लोग को अच्छे से पता होगा कि मैक्स मूलर साहब ने जो भारत से हम क्या सीखे लिखे हैं वो एक प्रकार का क्या है? भाषण है। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर दिया है कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यानी कौन से चैप्टर और लिखे हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही ना लिखे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं लिखा, अच्छे से आप लोग को पता होगा। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि हिंदी तथा इसकी विभिन्न यानी कि बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी की जो लिपि होती है प्यारे बच्चों कौन सी लिपि होती है? तो आप लोग को पता होगा कि हिंदी की जो लिपि होती है ना वो देवनागरी लिपि ही होती है। ठीक है ना, अच्छे से याद रखिएगा। आप लोग हिंदी का अगर पेपर देंगे प्यारे बच्चों तो वहां पर जरूर आप लोग को देवनागरी लिपि यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चल चुपचाप बनी यानी कि चल चुपचाप
बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे यानी कि पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो चैप्टर है ना, बहादुर शीर्षक है, वहीं से लिया गया है। यानी कि बहादुर एक चैप्टर होता है, बहादुर नाम का एक लड़का होता है, आप लोग को अच्छे से पता होगा, जो कि एक मेहनती होता है। वहां से इस जो है ना लिखा गया है। तो ये यहाँ पर क्या बताना चाहता है शीर्षक, एक चैप्टर के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से। तो देखिए इस माध्यम से बताना चाहता है बहादुर की, यानी कि कौन होता है वहां पर जो बोलती है ऐसी। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 52 का हमारा जो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, यानी कि बी हो जाएंगे। यानी कि और यानी कि लेखक की क्या होती है, यानी कि लेखक की पत्नी निर्मला का, ठीक है ना, लेखक की पत्नी यानी कि निर्मला का यानी कि चित्रण बताया गया है। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या है, 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुरु नानक यानी कि गुरु नानक हिंदी के किस यानी कि भक्ति धारा के कवि यानी कि हैं, ठीक है ना, प्रमुख कवि हैं, ठीक है ना। गुरु नानक हिंदी की किस यानी कि भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे कि बी हो जाएंगे, यानी कि निर्गुण संत यानी कि भक्ति धारा के कवि हैं, यानी कि। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद के सिद्ध यानी कि कवि थे? तो आगे देखिए यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, यानी कि जो हमारा 54 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सवैया के सिद्धि थे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है कि कवि यानी कि घनानंद किस मार्ग को अति शुद्धो यहाँ पर कहते हैं? तो किस मार्ग को कहते हैं प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि प्रेम मार्ग को कहते हैं। वो क्या है, शुद्धो, यानी कि शुद्धो का मतलब संत का मार्ग है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आगे हमारा 56 नंबर में क्या कह रहा है कि कवि यहाँ पर प्रेम घन का पूरा नाम क्या है? तो कवि जो प्रेम घन है उनका पूरा जो नाम होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? तो उनका जो पूरा नाम होता है क्या होता है कि यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन होता है, जो उसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस यानी कि काव्य संग्रह से संकलित है? तो कहां से लिया गया है प्यारे बच्चों? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्राम्या से यहाँ पर क्या है, संकलित है। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि कवि यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलते हैं? तो आज के देवता यानी कि कवि रामधारी सिंह दिनकर के माध्यम से कहाँ मिलते हैं प्यारे बच्चों? तो जिसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खेत खलिहानों में। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए बी आर नारायण के ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण ने यानी कि किस कहानी का अनुवाद किया है प्यारे बच्चों? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि सी, यानी कि दही वाले मंगम्मा का यानी कि किया है अनुवाद। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मंगू को झूठा लाड़ लगाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है, आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब यहाँ पर कहाँ करना है और कहाँ न करना है, इसका यहाँ पर देखिए ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो किस कहानी के किस पात्र का है प्यारे बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि माँ जी की बड़ी पुत्री का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अच्छे से याद रखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में छुप यानी कि कुछ पिछड़ गई? यानी कि टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ यानी कि पिछड़ गई? तो यानी कि किसके इंतजार में पिछड़ जाती है प्यारे बच्चों? तो अच्युत के यानी कि इंतजार में पिछड़ जाती है। तो जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बल्ली अमाल के गांव का क्या नाम था? तो बल्ली अमाल के जो गांव का नाम था प्यारे बच्चों मुन्ना डिपट्टी नाम था। उस इसको अच्छे से याद रखना है कि यानी कि बल्ली अमाल के गांव का क्या नाम था? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुन्ना डिपट्टी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का क्या नाम है? तो धरती कब तक घूमेगी इस शीर्षक कहानी में कैलाश की जो पत्नी का नाम होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या नाम होता है, राधा नाम होता है, अच्छे से याद रखना है।
तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो कविता कहाँ से लिया गया है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिरोशिमा से लिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए हमारा क्या दिया है कि आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है। तो आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि कुंवर नारायण है। ऑप्शन नंबर ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे कुंवर नारायण। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि कवि यहाँ पर रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृष्ट दृष्टि कहाँ विश्राम करती है, यानी कि किस पाद दृष्टि कहाँ पर यहाँ पर विश्राम करती है प्यारे बच्चों। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी यानी कि डी का दिया है प्यारे बच्चों कि कवि के यानी कि कपोलों की नर्म का सख्या पर, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कह रहा है कि कवि यहाँ पर रेनर मार्किया के अनुसार किसके बिना भगवान की एकाकी यहाँ पर का निरूपाय है। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भक्त के बिना। यहाँ पर देखिए भक्त के बिना यहाँ पर क्या है, भगवान क्या है, अधूरे हैं, और यानी कि भगवान के बिना भक्त भी क्या है, अधूरे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आगे हमारा क्या दिया है, यानी कि 68 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समकालीन यानी कि समकालीन हिंदी कविता की कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि समकालीन हिंदी कविता की कवित्री का यानी अनामिका का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, तो मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि मुजफ्फरपुर बिहार में अनामिका यानी कि जो कवित्री महान कवित्री थी समकालीन के हिंदी के, तो इनका जो जन्म हुआ था बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमा अक्षर क्या है। तो प्रथमा अक्षर क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहली यहाँ पर विफलता पर यहाँ पर छलके हुए आंसू। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कुलसिम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खाओ कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो जो कहते हैं यानी कि संगीतमय कचौड़ी कहते हैं। यानी कि संगीतमय कचौड़ी किसे कहते हैं कि कुलसुम की जो देसी घी वाली जो कचौड़ी होती है उसको संगीतमय यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, कचौड़ी कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है। तो यानी कि कौन कहता है प्यारे बच्चों, देखिए ऑप्शन नंबर यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा 72 का कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यानी कि दीदी कहती है। दीदी यहाँ पर क्या कहती है प्यारे बच्चों कि अगर मछली मर जाती है तो उसके आंख में आप लोग झांकेंगे तो वहाँ पर हम लोग की परछाई नहीं बनेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया। तो किसने किया प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में किया दिया है कि सच्चिदानंद हरिनंद यानी कि वासयान अजय ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कविता यानी कि निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यस्त यहाँ पर को अभिव्यक्त यहाँ पर करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर जो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या में टोटल यहाँ पर आप लोग को बताया गया है प्यारे बच्चों कि वृक्षों का कैसे यहाँ पर हम लोग को देखरेख करना चाहिए। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मगम्मा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुण माँ को बताती है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों किसको बताती है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पति के। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीता अपने 2-4 सूर यानी कि पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई। तो कहाँ से निकल गई प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेलवे स्टेशन से। तो रेलवे स्टेशन से क्या होती है, सीता यहाँ पर बाहर निकल जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों। यहाँ पर निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है। तो निराला की यहाँ पर साहित्य साधना जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है कि
यानी कि रामविलास शर्मा जी, यानी कि रामविलास शर्मा जी क्या है, निर्मला यानी कि निराला की साहित्य साधना पुस्तक है उसके लेखक हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। तो निम्नलिखित में से कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं प्यारे बच्चों। तो यानी कि तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित, तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। तो कौन एक प्रमुख कथाकार है प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सतकोड़ी होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यानी कि हमारा 79 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कवि यानी कि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो हंस किसका होगा। तो देखिए जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों 80 का यानी कि 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि किसी यहाँ किशोरी का, यानी कि किसी किशोरी का वो क्या कहते हैं कि जन्म अगर हम लेंगे अगर हंस का तो किसी किशोरी का यहाँ पर क्या करेंगे यानी कि वो हंस बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद पहले नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अहिंसक प्रतिरोधक की शिक्षा। तो अहिंसक प्रतिरोधक की जो शिक्षा है प्यारे बच्चों वो बच्चों को यहाँ पर क्या है नहीं मिलनी चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्यारे बच्चों महात्मा गांधी को किस रूप में यानी कि जन्म को किस रूप से मनाया जाता है, तो कैसे मनाया जाता है यानी कि अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आबियों शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसे तुम नदी हो उत्तर हो सकता है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जैसी तुम कविता हो। जैसी तुम कविता हो वहीं से क्या है लिया गया है प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 83 नंबर में क्या कह रहा है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। तो बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जो जज है। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिरजू महाराज अपना आप सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं। तो किसको मानते हैं प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपनी अम्मा को। अपनी अम्मा को बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज मानते हैं प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रुख देखकर यानी कि संशकित हो जा उठी। तो किसको देखकर यानी कि किसका रूप देखकर वो घबरा गई प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आसमान का। तो आसमान को देखकर क्या होती है यहाँ पर लक्ष्मी क्या होती है घबरा जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से यहाँ पर पपाती को आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया। तो किसकी सहायता से किया प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्थल्मोस्कोप से, यानी कि ऑप्थल्मोस्कोप की सहायता से क्या किया यहाँ पर पपाती की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भक्त यानी कि भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है। तो किस भाषा में रचित है प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्या है पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में क्या है यानी कि क्या है रचित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि यानी कि 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कवि रसखान को किसने यहाँ पर पुष्टि मार्ग में यहाँ पर दीक्षा दी। तो किसने दीक्षा दी थी प्यारे बच्चों, यहाँ पर इन्हें 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कवि रसखान को
किसके दृष्टि मार्ग में यहाँ पर दीक्षा दी थी प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विठलनाथ, यानी कि विठलनाथ के यानी कि माध्यम से यहाँ पर उनको क्या दिया गया था, दीक्षा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्तो कौन है, तो कौन है प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनता, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं हैं, यानी कि प्रतिफलित है, यानी कि प्रतिफलित होकर उसे प्रमाणित से यहाँ पर जोड़ती हैं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंसक भावनाएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, हिंसक भावनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। 90 नंबर क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि गुणाकर मूले के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र को नगर कहने की यहाँ पर जानकारी मिलती है, तो पाड़त यानी कि डिगतम एक खंड है प्यारे बच्चों, यहीं से क्या होता है, मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि बूढ़ा यहाँ पर चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता है तो कौन तब तक कवि यहाँ पर क्या जवाब देता है, तो कवि यहाँ पर क्या जवाब देता है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, यानी कि दोस्त का जवाब देता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा ड के ड यानी कि को क्या समझता है, यानी कि क्या समझता है प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माँ समझता है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि कन्नड़ साहित्य के प्रसिद्ध यानी कि प्रसिद्धित यानी कि रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलार यानी कि कर्नाटक में हुआ था, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे हमारा देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिक यानी कि परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरह खींचती है, तो कैसे खींचती है प्यारे बच्चों, यानी कि जो 94 का राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि हाथ का रुमाल फटकार कर क्या करती है, अपनी ओर उसका ध्यान क्या करती है, अपनी तरफ उसको खींचती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यानी कि बिरजू महाराज की शिष्य रसीम वाजपेयी रंग कर्म की किस पत्रिका की संपादक हैं, तो किस पत्रिका का संपादक है प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नटरंग का संपादक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, मीर मुंशी का काम किस यहाँ पर मुगल बादशाह के यहाँ काम करते थे प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है कि मोहम्मद शाह यानी कि रंगीले के यहाँ पर दरबार में काम करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या यहाँ पर दिया है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मैक्स मूलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संस्कृत में दिखाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं, तो किस भाषा में यानी कि सम्मानित यानी कि प्रसिद्ध कवि थे प्यारे बच्चों, तो जो राइट आंसर इसका जो हमारा हो जाएगा 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंगला के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वज्र यानी कि किसका बना था, तो किसका बना था प्यारे बच्चों, दधीची मुनि के यहाँ पर हड्डी का बना था, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी विद थे, कौन थे प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सचिदानंद, हरिनंद, वास्यान, अजय। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में आप लोगों को टोटल यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि कुछ यहाँ पर देखिए 50 कहने का मतलब 50 यानी कि जो हिंदी से क्वेश्चन थे और 50 यानी कि हिंदी व्याकरण से थे। तो टोटल क्वेश्चनों को आप लोग को अच्छे से याद रखना है। अगर प्यारे बच्चों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।